नेक्स्ट देखिए। सो लास्ट क्लास तक हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था। लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट्स डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। The next is de Broglie hypothesis. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपको कॉन्सेप्ट देगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। देखिए, अब तक हमने कुछ टाइप ऑफ वेव डिस्कस करी है। लाइक हमने अभी 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस की थी, जिसके एग्जांपल्स हैं लाइट वेव, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 11th में आपने पढ़ी थी मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव के एग्जांपल्स हैं जैसे साउंड वेव है, जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। एक और टाइप की वेव होती है विच इज नोन एज मैटर वेव। मैटर वेव आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देगा। बेसिकली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी और वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कुछ भी ले लीजिए। लाइक अगर आप लाइट ले रहे हो, लाइट में वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और लाइट में पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। आपने अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। शायद मैंने कहीं लिखा भी हो, नहीं लिखा तो दोबारा लिख लीजिएगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोलिजन हो रहा है, shows particle characteristics of light wave. Particle characteristics of light wave. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स का नाम हमने दिया था फोटॉन्स। इसकी तरह से आपने पूरा डिटेल में स्टडी किया था। तो जैसे लाइट में और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हमने स्टडी किया था, तो हमने पढ़ा था लाइट इज अ वेव। तो लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है। नॉट जस्ट लाइट, आप कुछ भी ले लो। अगर आप ये पेन भी लोगे तो इस पेन में पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इस पेन में वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी। जब आप इस पेन से एसोसिएटेड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे, इस पेन से एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालोगे, तब आप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस करते हो। और इस पेन से रिलेटेड या पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव होगी, दैट वेव इज नोन एज मैटर वेव। सो मैटर वेव is wave associated to particle. जब भी आप किसी पार्टिकल को वेव कैरेक्टरिस्टिक्स दोगे, उसे मैटर वेव कहते हैं। लाइक आपने इसको 11th में केमिस्ट्री में कई बार पढ़ा है। केमिस्ट्री में आपने पढ़े थे क्वांटम नंबर्स। जब आप क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल्स नहीं ले रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट करते हो। जब आप इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कहां से आएगी? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आप पढ़ते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप प्रोबेबिलिटी की बात करते थे, आप 11th में वेव इक्वेशंस यूज करते थे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेव इक्वेशंस यूज करो, इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स आई कहां से? इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स यहां से आ रही है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये वेवलेंथ देगा। सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपको मैटर वेव देगा। मैटर वेव इज अ वेव व्हिच इज एसोसिएटेड टू पार्टिकल से जो एसोसिएटेड वेव होगी उसे आप मैटर वेव। सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है according to de Broglie hypothesis, wavelength of particle moving with momentum p is, so जो भी वेवलेंथ होगी पार्टिकल की, जो p मोमेंटम से जा रहा है, उस वेवलेंथ को ऐसे लिखते हैं, लैम्डा इज h by p। मींस आपने एक पेन ले लिया, ये एक बॉडी ले ली जिसका मास m है, ये बॉडी कुछ p मोमेंटम से जा रही है,
तो इससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, उसकी वेवलेंथ होती है h/t। अब डे टू डे लाइफ में क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक लाइफ में अगर आप जाओगे, मान लो पार्टिकल का मास है कुछ 1 kg, इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड लैम्डा इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इतना स्मॉल होता है कि आप उसे इज एक्सट्रीमली स्मॉल, या आप उसे कंसिडर ही नहीं करते, आप मान के चलते हैं अच्छा इस पेन से रिलेटेड जो वेवलेंथ होगी भी, वो वेवलेंथ इतनी कम है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स इतना ज्यादा कम है कि आप उसे स्टडी करें या ना करें। लेकिन जब आप बहुत छोटे लेवल पर जाते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हो, इलेक्ट्रॉन के लेवल पर जा रहे हो, आप प्रोटॉन के लेवल पर जा रहे हो, वहां मास इतना कम है कि वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा हम अपनी डे टू डे लाइफ में तो नहीं कहते कि पेन में वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है, या एक आदमी भाग रहा है उसके अंदर कोई वेव होगी। उसका रीजन ये वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इतने वीक हैं कि उन्हें स्टडी भी नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप उसी मास को कम करते चले जाओ, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे चले जाए या प्रोटॉन के लेवल पे चले जाए, वहां मास इतना कम है कि वेवलेंथ सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं, वेव की तरह बिहेव करता है। अब किसी एक पॉइंट पर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करता है, या तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करेगा या पार्टिकल, ऐसा नहीं होता कि दोनों साइमल्टेनियसली डोमिनेट करते, कोई एक डोमिनेट करता है। तो यूजुअली मास पे डिपेंड करता है, मास बहुत कम है तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करता है, मास ज्यादा है तो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करता है। तो दिस इज बेसिकली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसे आप कई फॉर्म्स में लिख सकते हैं, इतना लिख लीजिए, फिर इसको अलग अलग फॉर्म्स में लिखना शुरू करेंगे। कभी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, कभी टेम्परेचर की टर्म्स में, इसको अलग अलग फॉर्म में, इतना लिख लो। चलिए, सबने लिख लिया? लिखिए जोहेब, लिखिए लिखिए, जब हो जाए इतना तो बताइएगा। जी जनाब, एच प्लैंक कांस्टेंट। जोहेब हो गया? नहीं नहीं अरमान, ऐसा अमान, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनाओ, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जहां मास बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा होगा तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, दिख रहा है ना, लैम्डा इज h/t, t इज mv। तो अगर मास बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम आएगी। तो अगर आप कहो कि आप कोई कार जा रही है, इस कार की वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो वेवलेंथ इतनी कम होगी कि वो सिग्निफिकेंट ही नहीं है, कि आप उसे ना थ्योरेटिकली कंसिडर करेंगे ना कभी प्रैक्टिकली आप उसे मेजर कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में वेव कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा वीक होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती
जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैं आपसे कहता हूं एक बॉडी है, लेकिन तौहीद मास इतना कम होता है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? 10⁻⁸। इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर जाओगे मास कितना होगा? -31। तो देख रहे हो मोमेंटम किस ऑर्डर का है? -23 के आसपास का, एक्सट्रीमली स्मॉल। प्रोटॉन में भी आ जाओ तो मास 10⁻⁻27। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, तो मोमेंटम तो कम आएगा ही आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक बॉडी है, उसका मास है 2 kg, एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं, एंड इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। आपसे कहता हूं चलिए इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? h/p। h/p क्या होता है? h/mv। भाई h क्या था? प्लैंक कांस्टेंट 6.626 into 10⁻⁻34। मास कितना है? 2 kg। वेलोसिटी कितनी है? 23123। तो लैम्डा आ गया, इट्स 3.3 into 10⁻⁻35। So this is the wavelength. Wavelength is 3.3 into 10⁻⁻35 मीटर। तो देख रहे हो एक्सट्रीमली स्मॉल आ रही है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कंसीडर ही नहीं करते, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स लेते ही नहीं है, क्योंकि इतना कम आता है कि क्या फायदा से काउंट। इसे लिख लीजिए, फिर देखते हैं हम डी ब्रोगली जो फॉर्मूला था h/p उसे किस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो लिख लिया, लिखो लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट लिखिए। सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम दोबारा से करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में इस रिलेशन को कंप्लीट करें, कन्वर्ट करें। पहला, लैम्डा इज h/p। अगर मैं आपसे कहूं लैम्डा वर्सेस मोमेंटम ग्राफ प्लॉट कीजिए तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं लैम्डा वर्सेस 1/p तो स्ट्रेट आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसे किसी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। काइनेटिक एनर्जी होती है p²/m। p आ जाएगा, इट्स सॉरी p²/2। तो p आ जाएगा √/2 ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वेवलेंथ होगा h प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इट्स √/2 ऑफ मास इनटू काइनेटिक। ये वेवलेंथ आ गई, h/√/2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप यहां भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज लैम्डा, या √e भी ले लो तो इट्स हाइपरबोलिक। अब आप एक काम और कर सकते हैं, आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी को आप पोटेंशियल की टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं v पोटेंशियल है, तो आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन कर दो तो लैम्डा इज h/√/2 ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये आएगा h/√/2 ऑफ मास इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो अगर मैं यहां भी ग्राफ प्लॉट करूं, सो देखिए लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो अगर मैं 1/√v वर्सेस लैम्डा ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है। और कई फॉर्म्स में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं अच्छा इसे एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल दो,
तो मॉलिक्यूल में जो मोमेंटम होगा ना, इसको लिखते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू आरएमएस स्पीड। मॉलिक्यूल्स में आरएमएस स्पीड लो, दिस इज आरएमएस वेलोसिटी या आरएमएस वेलोसिटी और आरएमएस स्पीड। ये लास्ट ईयर आपने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा। तो आपका लैम्डा आ जाएगा which is h by p which is h by m v rms. This is for a molecule. इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और आप क्या कर सकते हैं, इसे आप टेम्परेचर की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लैम्डा था ना, लैम्डा इज h by रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। T अगर टेम्परेचर है, हमने काइनेटिक थ्योरी लास्ट ईयर यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को आप टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं, 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, लैम्डा आएगा h बाय रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वेवलेंथ आ गया इट्स h बाय रूट ओवर थ्राइस ऑफ मास इनटू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये वेवलेंथ, ये टेम्परेचर की टर्म्स में आ गया। के भी याद रखिएगा, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक काम और हो सकता है, चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है इतना, चलिए इसे लिखिए। लिखिए लिखिए। लिखिए इतना।
चलिए ये भी लिख लिया। अब देखिए इसी तरह से 6 आप इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस देखो ये कोई नई चीज नहीं होगी, इसी फॉर्मूले को, ये जो हमने लिखा था पोटेंशियल की टर्म्स में, ये वाला, इसी को हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रख देंगे, तो एक नंबर सा निकल कर आ जाएगा। सिर्फ टाइम बचाने वाली चीज है वो, आपको नंबर याद होगा तो थोड़ा सा आप टाइम बचा लेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप लैम्डा लिखते हैं, लैम्डा होगा h बाय रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट्स 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. Charge of electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. पोटेंशियल जो है आपका वो कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल की वैल्यू, h की वैल्यू अगर लिख दूं 6.626 into 10 raised power minus 34 जूल सेकेंड्स, तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहां रख देता हूं तो लैम्डा हो जाएगा 6.626 into 10 raised power minus 34 root over twice of 9.1 into 10 raised power minus 31. It's 1.6 into 10 raised power minus 19 into. तो अगर हम सारी वैल्यूज रखें सो इट्स 12.27 divided by root over V angstrom. 12.27 divided by root V angstrom. ये इलेक्ट्रॉन के लिए कि अगर आप अब V याद रखना पोटेंशियल, कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल पता है सिर्फ, तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये चीजें कई चीजों के लिए लिख सकते हैं, लाइक डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब मुझे नहीं पता आपको कितने नंबर्स याद रह पाएंगे, ये तो याद रहना चाहिए, प्रोटॉन का ना भी याद रहे तो चलता है। 0.286 एंगस्ट्रॉम बाय रूट, ये प्रोटॉन। ऐसे आप न्यूट्रॉन व्यूट्रॉन कई के लिए लिख सकते हैं, बट इतना कम से कम याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का याद होना चाहिए। प्रोटॉन का याद है तो अच्छा है, प्रोटॉन पर क्वेश्चन आ गया तो आप टाइम बचा लेंगे। इसे लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। थ्योरी में इसमें और कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। भाई इतना लिख लीजिए तो बताइए, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए भाई, सबने लिख लिया तो बस एक मिनट दो, क्वेश्चंस कहाँ है? सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर पहली प्रॉब्लम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन orbiting
in first excited state of hydrogen is 3.4 electron volt. Calculate de Broglie wavelength associated with it. करिए तो इसे जरा सॉल्व जल्दी से. काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ निकालनी है. भाई जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है. सीधी सीधी कैलकुलेशन है. देखो यहाँ भी कैलकुलेटर तो यूज करना होगा, इससे तो आप बच नहीं सकते. एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगकर आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो इसे यूज करिए. अभी आया कुछ? एनर्जी गिवन है भाई. आप ये था ना एनर्जी की टर्म्स में ट्वाइस ऑफ मास इनटू एनर्जी. मोमेंटम को लिख दिया ट्वाइस ऑफ मास इनटू एनर्जी. वैल्यू रखते चले जाइए. 6.6 इंटू 10 रेज पावर -34. चलो जोहेब का कुछ आया, चेक करते हैं जोहेब. Mass of electron, that's 9.1 into 10 raised to the power -31 into energy 3.4 electron volt दिए. 3.4 into 10 raised to the power, oh sorry, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसे जूल्स में कन्वर्ट कर लो. जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? सिंपली 1.6 इंटू 10 रेज्ड पावर 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे. इतने मीटर की वेवलेंथ हो जाएगी. ये वेवलेंथ होगी. तो ये शायद 6.6 आ रही है. जोहेब की 6.6 एंगस्ट्रॉम. चलो जी, जोहेब की बात मानते हुए 6.6 एंगस्ट्रॉम. तो ये तो सीधा था. यहां से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कम होंगे, कंसेप्चुअल टाइप ज्यादा होंगे अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में. सो ये लिखा आप लोगों ने, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर हूं तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन लिखा. चलो गुड. नेक्स्ट देखिए. कुछ अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में ये आप करके दिखाइए. अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल are accelerated through same potential. Which one of the two has first greater value of de Broglie wavelength?
सेकंड लेस काइनेटिक एनर्जी। करिए जरा, इसे तो सॉल्व करिए, यहां तो कोई नंबर नहीं है। हाँ जी, करिए इसे सॉल्व, बताइए किसका ज्यादा है, किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा आ रही है। अस्का का कुछ आंसर आया? अस्का का सही है, वजाहत का सही है, बाकी लोग? स्वालेहा का भी सही आ रहा है, तौहीद का गड़बड़ है, तौहीद दोबारा चेक करो। सौदा का सही है, जोया का भी सही है, मोमिना नहीं, इसका सेकंड पार्ट गलत है आपका। राशिद फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड पार्ट गलत है। आयशा फर्स्ट गलत आ रहा है, फर्स्ट पार्ट। वजाहत सेकंड पार्ट गड़बड़ है। चलिए भाई, टाइम ओवर। फर्स्ट पार्ट का आंसर था प्रोटॉन, सेकंड पार्ट का भी आंसर था प्रोटॉन। देखिए कैसे दे हैव सेम पोटेंशियल। तो जब आप प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लिखोगे तो इस h बाय रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सेम है, तो आप लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज h बाय इट्स रूट ओवर twice of mass of proton into charge of proton into V. That's first. Alpha particle जब आप करेंगे, so that's h by root over twice of mass of alpha particle, charge of alpha particle into V. Potential same. अल्फा पार्टिकल का मास हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कंपेरेबल 4 टाइम्स होता है। अल्फा, अगर कोई फिर भूल गया है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू। अब आपसे कह रहा है दोनों इक्वल है, इक्वेट कर लो। इट्स h बाय root over twice of mass of proton into charge of proton into potential। हाँ, वो कह रहे हैं ना प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल और एक्सेलर, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी सॉरी, वेवलेंथ ही तो कंपेयर करनी है, रेशियो ले लेते हैं प्रोटॉन बाय अल्फा। तो जब रेशियो लेंगे सो प्रोटॉन का आया था h बाय रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन e इंटू वी। ये आ गया h बाय रूट ओवर ट्वाइस ऑफ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन ट्वाइस ऑफ चार्ज इंटू। h से h कैंसिल कर दो, v से v कैंसिल कर दो, mp से mp कैंसिल कर दो, e से e जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना है 4 2 8, रूट 8 बाय 1। तो ये देख लीजिए, लैम्डा p इज रूट 8 टाइम्स लैम्डा अल्फा। सो क्लियर है कि भाई प्रोटॉन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो पहला पार्ट तो ये था। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में कह रहा है किसकी कम काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी होती है इट्स चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल।
पोटेंशियल तो सेम है। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन लोगे तो प्रोटॉन का चार्ज इनटू पोटेंशियल। जब तुम काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल लोगे, चार्ज कितना होता है 2e इंटू पोटेंशियल। तो साफ साफ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और वो यही आपसे पूछ रहा था किसकी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इसे लिख लीजिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस और करें। और उसमें बताइए मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम है? चलो गुड, इतना लिख लो। भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं, इस तरह की चीजें बहुत पूछी जाती हैं। हाँ, सेकंड पार्ट पर आ रहा हूं। ये लिख लिया सब लोगों ने? चलिए इसे लिख लीजिए। भाई हो जाए बताइए, अभी तो बहुत न्यूमेरिकल है इस तरह के, एक दो और कर लें। चलिए, सबने लिख लिया? नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर, ये तो सेम हो जाएगा। अब तुम काइनेटिक एनर्जी डिसाइड कर सकते हो तो मोमेंटम भी डिसाइड कर सकते हो। इसे करो, है तो ये भी बिल्कुल वैसा ही, लेकिन चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल and proton have same kinetic energy. Have same kinetic energy. Which of these has shortest de Broglie wavelength? काइनेटिक एनर्जी सेम है, आपको डिसाइड करना है किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम हो। हैज शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। दे हैव एग्जैक्टली सेम काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी मिनिमम होगी वो आपको डिसाइड करना। तौहीद का आया, गुड। वजाहत का सही, अस्का का सही, मोमिना का सही, और राशिद का भी सही है। दानिश का गड़बड़ा है, इब्राहिम का सही है। आयशा का गलत है, सौदा का सही आ रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अल्फा पार्टिकल का सबसे कम होगा भाई। अल्फा का सबसे कम होगा। देखो लैम्डा क्या होता है, h बाय रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सिर्फ मास पर तो डिपेंड करेगा। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो तुम्हें पता है सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत कम होता है। उसके बाद आता है प्रोटॉन का मास, उसके बाद आता है अल्फा पार्टिकल का मास। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी, फिर प्रोटॉन आ जाएगा, फिर अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। भाई बताओ ये आया समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम है?
ये क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको ग्राफ दिया है, लैम्डा वर्सेस वी ग्राफ दिया है भाई। अगर आप लोग इस टाइम में भी सॉल्व नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दिस इज 1/√v, दिस इज लैम्डा, this is particle A of mass m1, this is particle B of mass m2। तो वो आपसे कह रहा है which one of two represent particle of small mass। करके दिखाना जरा, represent particle of small mass, charges same, दोनों पार्टिकल के चार्जेस सेम है, चार्जेस चेंज नहीं कर। मास बता दो किसका कम मास है? ओके इसमें जो आंसर्स, या इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप लोग आंसर्स लिख दीजिए फिर मैं सॉल्व कर लेता हूं, फिर लिखते हैं। चलिए देखिए, अब लैम्डा जो एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे वो एक्सप्रेशन तो यही यूज हुआ होगा ना न्यूमेरिकल में, h इज ट्वाइस ऑफ मास इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये तो लैम्डा है, इट्स h/√2m इंटू क्यू। 1/√v आपने कांस्टेंट लिया होगा, 1/√v कांस्टेंट है, क्योंकि यहां देखो यार सब कुछ वेरी करेगा, लैम्डा भी वेरी करेगा, वी भी वेरी करेगा, एम भी वेरी करेगा। इतने सारे वेरिएबल्स के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी एक को फिक्स कर देते हैं, 1/√v को फिक्स कर देते हैं दोनों के लिए, तो ये इसकी वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा बी, और ये इसकी वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा ए। तो ये बड़ा क्लियर सा दिख रहा है कि लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा ए। तो मैंने करा क्या, मैंने 1/√vb और 1/√va को फिक्स कर दिया, दोनों के लिए पोटेंशियल फिक्स कर दिया, दिख रहा है फिक्स हो गया। और आपको ये दिख गया कि b की वेवलेंथ a की वेवलेंथ से ज्यादा। मैं बस प्रॉपर मेथड से करना चाह रहा हूं, आप में से कई लोग यकीन है कि डायरेक्टली भी से कर सकते हैं, मैं जस्ट प्रॉपर मेथड लिख रहा हूं। तो जब आप b के लिए लिखेंगे, इट्स h/√over twice of mass of b, charge of b into v, lambda a divided by h/√over twice of mass of a, charge of a into v। h से h गया, 2 से 2 गया, v से v गया। So lambda b divided by lambda a is its root over maqa divided by root over mbq। पोटेंशियल्स दोनों के लिए सेम है,
तो देखो चार्जेस भी सेम थे तो चार्जेस भी कैंसिल हो गए, तो आपको ये मिल गया लैम्डा बी बाय लैम्डा ए इज रूट ओवर जी चार्ज से एम ए बाय एम। अब देखो आपको पता है लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा ए, क्योंकि जब आपने दोनों पोटेंशियल सेम किया तो आपको ये मिला। तो लैम्डा बी बाय लैम्डा ए इज ग्रेटर देन वन, so root over mb by ma is greater than 1. No, sorry, not mb by ma, lambda b by lambda a किसके इक्वल है ma by mb, ma by mb is greater than 1। तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास, पार्टिकल ए का मास ज्यादा होगा पार्टिकल बी के मास से, तो बी का मास कम है, ए का मास ज्यादा है। हाँ बजाज ये स्लोप से भी हो जाता है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ उसको करने के कई तरीके हैं, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, सिखाना था कि सेम एक कोऑर्डिनेट सेम कर कर कैसे सॉल्व करते। वही हो गया ना। चलिए एक और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। A particle of mass capital M at rest decays into two particles of masses m1 and m2 having non-zero velocities. What is the ratio of de Broglie wavelength of two particles? चलिए करिए। वजाहत का आंसर सही है, वेरी गुड। और किसी का?
और किसी का कोई आंसर नहीं है? हद हो गई, किसी और से नहीं हो रहा सॉल्व? हाँ, अस्का का सही आया, तौहीद का सही आया। अस्का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, तो आपके साइन का कोई मतलब नहीं है। तौहीद का सही आया, वजाहत, अस्का, तौहीद। और सुवेदा का सही है, वेरी गुड। राशिद का सही है। देखो, ये जो 10-15 नाम होते हैं ना क्लास में, जिनके बार बार जो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, आंसर्स आ रहे होते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये जब रिजल्ट आता है तब भी यही नाम आगे रह जाते हैं। जोए, मुझे वेवलेंथ चाहिए। वेवलेंथ, वेवलेंथ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ आ रहा है। आप ट्राई नहीं करेंगे, क्लास में नहीं परफॉर्म करेंगे, तो एग्जाम में जाके कोई जादू थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, वहां जाते ही कुछ आ जाएगा आपके अंदर और आप सॉल्व कर देंगे। हाँ, जोया का सही आ रहा है। यही होता है, 60 बच्चों की क्लास में 15-20 होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, वही कर जाते हैं बाद में भी। आयशा का भी सही है। वो आदत ही नहीं होगी तो आप कैसे करोगे वहां। साकिब का भी सही आ रहा है। अरे जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। एक पार्टिकल था, मास कैपिटल एम, रेस्ट में था, वेलोसिटी 0। दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक पार्ट का मास m1, ये जा रहा है मान लो इधर विद वेलोसिटी। दूसरा पार्टिकल का मास m2 होगा, ये कहीं और जाएगा विद वेलोसिटी v2। आप ऐसे लिख सकते हो, कोई एक्सटर्नल एक्ट नहीं कर रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट मींस इनिशियल मोमेंटम is equal to final momentum. Initial momentum is 0, final momentum is m1 v1 plus m2 v2. So ये m1 v1 आ गया, it's minus of m2 v2। तो आप लिख सकते हो भाई, मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल है, m1 v1 is equal to m2 v2, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो पहले की वेवलेंथ जो होगी, दैट्स h by p1। p1 क्या होता है, m1 v1। दूसरे की वेवलेंथ क्या होगी, h by p2। p2 क्या होता है, m2 v2। आप रेशियो ले लो, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो कितना हो जाएगा, h by m1 v1 डिवाइडेड बाय h by m2 v2। ये इसे और इसे कैंसिल कर देगा, 1 आ गया क्योंकि दोनों इक्वल है, तो रेशियो 1 आ गया। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 1 है, दोनों की वेवलेंथ सेम है। इतनी सी चीज थी, लिखिए इतना, ये लिखिए। अभी 2-3 क्वेश्चंस और हैं इसमें, फिर ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयशा, हो सकता है यहां भी तो अनइक्वल मासेस में डिके हो रहा है। m1 और m2 इक्वल थोड़ी ना, m1 और m2 तो अलग अलग हो सकते हैं। या होता रहा है फिजन जो आप पढ़ती हैं, न्यूक्लियर फिजन जो आपने पढ़ा होगा, वहां ऐसे ही होता है, दो अनइक्वल मासेस में, लेकिन मोमेंटम सेम हो। मास अलग हो सकता है, वेलोसिटी अलग हो सकती है, लेकिन दोनों पार्टिकल्स के मोमेंटम सेम होंगे।
मोमेंटम कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन वेव of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function. If photoelectrons emitted from this surface have de Broglie wavelength, lambda e, then कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। लैम्डा इज 2mc square by h into lambda e. Lambda is h by 2mc into lambda e. Lambda is h, not h. 2mc by h lambda e square. डी है भाई, इनमें से कोई भी सही। करेक्ट ऑप्शन पिक कीजिए, सिंगल करेक्ट है। इब्राहिम गलत आ रहा है। मोमिना का सही है। और किसी का आंसर नहीं है? इतना टफ है। जोया का सही आ रहा है, वेरी गुड। वजाहत का गलत है, आयशा का सही है। राशिद का गलत है, अमान का सही है, सोयदा का भी गलत आ रहा है, फातिमा का भी गलत था, और अमान का सही है, राशिद का गलत, तबस्सुम का सही है, सनाउल भी गलती कर रहा है, तौहीद का सही है, आसिफ का सही है, फातिमा का गलत, साकिब का सही है, जुहेब का भी सही। चलो भाई, अब मैं सॉल्व कर दूं। देखो इसमें ना इस टर्म पर ध्यान देना, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, वर्क फंक्शन 0 मान लीजिए आप। तो देखिए कितना आसान का। ये आपको एक फोटो सेंसिटिव सरफेस दी है,
इस फोटो सेंसिटिव सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वर्क फंक्शन कह रहा है नेग्लिजिबल, दैट मींस ऑलमोस्ट जीरो। आपने फोटोन्स इंसिडेंट किए, वेवलेंथ इज लैम्डा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दो इलेक्ट्रॉन की बस। तो आप काइनेटिक एनर्जी के लिए सिखाया था आपको, ये होता है hc by lambda minus phi naught। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। phi naught is almost zero। तो आप यहां से लिख सकते हो ना कि यार काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी दैट्स ऑलमोस्ट hc by lambda। अब आपको चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ आप कैसे लेंगे? इट्स h बाय रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h बाय रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज hc बाय। इट्स h, लैम्डा ऊपर ले जाइए 2mc। तो अगर आप इसे कुछ कैंसिल वैंसिल करेंगे तो लैम्डा ई आ जाएगा। देखिए h से रूट h कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट h बच जाएगा, ये रूट लैम्डा तो था ही, नीचे आपका बचेगा 2mc। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो लैम्डा ई स्क्वायर आ जाएगा h लैम्डा बाय 2mc। लैम्डा चाहिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2mc बाय h लैम्डा ई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। दैट्स इट। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा सी आ जाएगा। लिख लीजिए जिनसे नहीं हो पाया था। नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लेकिन आपसे गलतियां कराई जा सकती हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, ये बोर्ड्स का कॉमन क्वेश्चन है। इतना हो जाए मुझे बताना, फिर एक टॉपिक, एक चीज और सिखानी है आपको जरा सा। चलिए, सबने लिख डाला। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं छोटा सा लॉजिक यूज करूंगा जो हमने कभी नहीं किया। लाइक 11 से अब तक हमने जब भी पढ़ा, हमने कहा कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम, हमेशा हमने इसमें पढ़ा। लेकिन अब आपके पास पार्टिकल्स आएंगे जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाएगी। उन पार्टिकल को कहते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। मींस प्रोटॉन ही है, लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड से जा रहा है, 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो ये रिलेटिविस्टिक हो जाएगा। आप में से ज्यादातर लोग मेरे साथ हुए हैं जो 11 से जुड़े थे, तो वहां शायद पहला जो 11 का लेक्चर हुआ होगा उसमें बताया होगा रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक। पूरा 11th आज तक पूरा 12th हमने नॉन रिलेटिविस्टिक पढ़ा, स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम होती थी। अब हम दो क्वेश्चंस करेंगे रिलेटिविस्टिक के ऊपर, कि जो स्पीड है that's comparable to the speed of light, means speed of particle is comparable to speed of light। अब रिलेटिविस्टिक स्पीड में जो रिलेशंस हैं वो बहुत अलग हो जाते हैं जो रिलेशंस हम सिंपल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूं टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी चाहिए, इसकी आपको जरूरत पड़ जाएगी नेक्स्ट सेक्शन में। मैं आपसे कहता हूं टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी चाहिए किसी पार्टिकल की। मींस यू हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m, इट्स मूविंग विद अ मोमेंटम p, और इसका रेस्ट मास m0 है। m0 इज रेस्ट मास। अब आपके जहन में इतना होना चाहिए जो हमने मॉडर्न फिजिक्स के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि रेस्ट मास और मूविंग मास पार्टिकल्स के अलग अलग होते हैं। पार्टिकल जब रेस्ट में होगा तो मास कुछ और है, जब वही पार्टिकल मूव करना शुरू करता है तो मास चेंज हो जाता है। ये रेस्ट मास है पार्टिकल का और ये मोमेंटम।
अब जब आप रिलेटिविस्टिक केस में आओगे तो जब टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की, उस टोटल एनर्जी में इसकी रेस्ट मास एनर्जी भी ऐड होगी और मोमेंटम की वजह से जो एनर्जी है वो भी ऐड होगी। सो डिराइव होकर ये रिलेशन आता है। डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। कुछ जगह मैंने देखा है ये पूछ लेता है, यूज कर लेता है, वो आपको न्यूमेरिकल्स देगा जिसमें ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ जाएगी। आप सॉल्यूशंस देखेंगे तो कई बार सॉल्यूशन बिना इसके इधर उधर के एक्सप्लेनेशन देके वो प्रूव कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसे कर लेंगे। तो एम नॉट रेस्ट मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट एंड टी स्पीड। सी स्पीड ऑफ लाइट एंड टी मोमेंटम, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं अगर पार्टिकल आपका रिलेटिविस्टिक है। इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल्स में आपको इस लॉजिक की जरूरत पड़ जाएगी। अब बस दिस इज एक्सट्रीम, इसके अलावा आपसे फोटोइलेक्ट्रिक में और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कुछ नहीं पूछेगा। चलिए, मूविंग मास राशि, मूविंग मास, जी मूविंग मास। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है एन इलेक्ट्रॉन and a proton have same wavelength. अब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। Which one have more energy? चलिए बता दीजिए मुझे। टोटल एनर्जी पूछ रहा है, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी। दो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आता है, एक इलेक्ट्रॉन फोटोन पर आता है। चलिए भाई, वजाहत का आंसर सही है। एक वजाहत का आंसर आया जो ठीक है, और राशिद का ठीक है, आयशा का गलत है, इफ्रा का ठीक है, सनाउल का ठीक है, तौहीद का आंसर ठीक है, और लोग। अस्का का ठीक है, स्वालेहा का गलत है, उज़मा का भी गलत है। अरे देखिए सुनिए, वेवलेंथ इक्वल है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, h बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका होगा h बाय मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तबस्सुम का भी गड़बड़। तो आपको ये पता चल गया यहां से कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मोमेंटम इक्वल है। अब टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी दोनों की कंपेयर कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी इट्स एम नॉट स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के लिए, सी टू द पावर 4 प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। जब यही टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी आप प्रोटॉन के लिए करोगे, सो इट्स रूट ओवर इट्स एम नॉट प्रोटॉन का स्क्वायर सी टू द पावर 4
प्रोटॉन के मोमेंटम का स्क्वायर इट्स सी स्क्वायर। देखिए ये दोनों टर्म्स तो इक्वल है, टीई इज इक्वल टू टीपी, स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, तो आ कहा गया रेस्ट मास एनर्जी पर। तो रेस्ट मास आपको पता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से। भाई बताओ जिन लोगों का इलेक्ट्रॉन आ रहा था आंसर क्लियर हुआ? प्रोटॉन में ज्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की कंपेयर। चलिए लिख लीजिए इतना, एक क्वेश्चन और इसी लॉजिक। इतना लिख लीजिए फिर एक और करते हैं। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है a photon and electron have, देखो फोटोन है प्रोटॉन नहीं है, have same wavelength, which one of two has more energy? चलिए सॉल्व करिए, बताइए क्या है। मोमेना का आंसर सही है, वेरी गुड। राशिद का भी सही है, अस्का का भी सही है। इब्राहिम का गड़बड़ आ रहा है, तबस्सुम का भी गड़बड़ है। अरे भाई देखिए इसमें सेम लॉजिक जो लास्ट न्यूमेरिकल में यूज किया था। हाँ इलेक्ट्रॉन आएगा भाई, देखिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी h बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन की वेवलेंथ होगी h बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन। आपसे कह रहा है दोनों वेवलेंथ इक्वल है, मींस दोनों के मोमेंटम इक्वल है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कहानी, बस प्रोटॉन की जगह फोटोन लगा दिया। अगर आप टोटल रेस्ट मास एनर्जी देखेंगे इलेक्ट्रॉन की, देन दैट इज दिस रूट ओवर, टोटल रेस्ट मास एनर्जी यही होगी m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। यही काम जब आप फोटोन के लिए करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था, फोटोन का ले लीजिए, m फोटोन स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस p फोटोन स्क्वायर c स्क्वायर। तो देखिए दोनों का मोमेंटम तो सेम है ना, ये टर्म्स तो सेम है, सिर्फ डिसाइड क्या करेगा रेस्ट मास। आपको पता है फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास हर हाल में फोटोन के रेस्ट मास से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा होगी फोटोन के कंपेरेबल। फोटोन के कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी। ये दो क्वेश्चंस थे जिसमें ना इससे ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन आता है। आप कुछ बुक्स में देखेंगे जहां ये एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, वो और काइनेटिक एनर्जी और कई तरह से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑलवेज। ये याद रखो इतना सा, इस तरह की चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा एक आखिरी चीज याद रखिएगा,
इसको मतलब ये जो टॉपिक आपने पढ़ा इसे रिजॉल्विंग पावर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर मैंने आप लोगों को कराया था, हमने डिस्कस किया था कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट रिजॉल्विंग पावर आपको आना चाहिए, इसीलिए कराया था कि कई जगह रिजॉल्विंग पावर वर्ड यूज कर लेगा। जैसे एक माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं एज अ मैटर वेव। इलेक्ट्रॉन आप यूज करते हैं एज अ मैटर वेव। मैटर वेव की तरह आप इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे और किसी को। सो यहां जो रिजॉल्विंग पावर होगी, देखिए रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये हमने माइक्रोस्कोप में भी देखा था, ये हमने टेलीस्कोप में भी देखा था। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है ना, दैट्स लेस देन द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव और द वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ग्रेटर देन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो लाइट यूज करता है। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है आप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ के जाए एग्जाम में, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड कुछ पूछ ले, तो ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए हो कि रिजॉल्विंग पावर मींस वेवलेंथ, वेवलेंथ से रिलेटेड। तो वो आपसे अल्टीमेटली वेवलेंथ ही कंपेयर करवाएगा अगर वो रिजॉल्विंग पावर कंपेयर करवाना चाहता है। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर न्यूमेरिकल्स कराता, बट वो न्यूमेरिकल्स में होता यही है, लॉजिक यही यूज होता है। ये आप दिमाग में रखिएगा, ये चीज इतना लिख लीजिए। अच्छा, लास्ट सर अभी तो प्री बोर्ड्स और होंगे, सेकेंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड। चलिए ये कर दिया। इसके बाद फोटोन तो मासिव, मासलेस और चार्जलेस है, फिर उसकी वेवलेंथ की होती है। तो हित फोटोन्स का मोमेंटम होता है या नहीं होता? शायद पहला लेक्चर था मॉडर्न फिजिक्स का, जब मोमेंटम होता है तो वेवलेंथ भी होगी। रेस्ट मास जीरो होता है, रेस्ट मास जीरो होता है, बट मूविंग मास है। चलो सनावल, अच्छी बात है, फिर तो ढंग से पेपर दोगे। एल इलेक्ट्रॉन इज लेस देन लाइट, क्यों लिया भाई? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम आती है जब आप लैम्डा इज एच बाय पी आप लोगे। सो जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे, अच्छा, जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये वेवलेंथ बहुत कम आएगी। लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? फ्यू एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम, है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है 10 रेज टू द पावर -7। यहाँ जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जाएगा दैट्स 10 रेज पावर -13, -14, -16। शायद मैंने एक आपको रफ कैलकुलेशन करा के दिखाई हो। जैसे ये था, देखो -35 आ रहा है। अब बहुत मास कम भी कर दोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि -35 से कुछ बहुत ही चेंज होता है, वेवलेंथ कम रहती है, विजिबल लाइट से तो कम ही रहती है। तो इसीलिए मैं कह रहा था रिजॉल्विंग पावर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर बेटर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स। अच्छा भाई, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, भाई ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस से हट गया है, इज अ पार्ट ऑफ रिड्यूस सिलेबस। ये अब सिलेबस में नहीं। अब यार ये सिलेबस में नहीं है तो एंट्रेंसेस में एक्सपेरिमेंट तो नहीं पूछेगा, बस ये याद रखना, इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ
of or first experimental proof of de Broglie hypothesis. मैं इसको मंडे बहुत जल्दी बहुत तेजी से इसे एक बार आपको दिखा भी दूंगा कि था क्या ये, बट इसमें जो चीज आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जा सकती है वो याद रखिए, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑफ de Broglie hypothesis. तो नहीं, रेस्ट में तो फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, तो वहां तो वेवलेंथ की बात ही नहीं आई. रेस्ट मास इज जीरो, रेस्ट में फोटोन्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो वहां नहीं है. इसे लिख लीजिए. सो दिस कंप्लीट्स. अब लास्ट यूनिट रह गया आपके सिलेबस का, दैट्स एटम एंड न्यूक्लियर. उसमें भी न्यूक्लियर सिलेबस में नहीं है, तो न्यूक्लियर की डेरिवेशन से हम बच जाएंगे. तो मोस्टली एटम बचा है. सेमीकंडक्टर्स में 70% हटा दिए, कुछ पिछले साल हटा दिया था, जो बचा हुआ था वो इस साल हटा दिया, तो जस्ट एक क्लास 2 क्लास का सेमीकंडक्टर बचा. सो आप लोग रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए. सो ऑलमोस्ट ओवर का है.